दोस्तों, इससे पहले कि हम इस लोन, ईएमआई और डेट ट्रैप को समझें, उससे पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये स्टोरी मेरे एक फ्रेंड की है जिसका नाम है रोहन। फ्रेंड्स, 2021 में रोहन की जॉब लगती है। बहुत अच्छा खासा पैकेज था उसको, अप्रॉक्स 15 लाख पर एनम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कोई 1,20,000 पर मंथ की जो है वो जॉब लगती है। हर तरफ खुशी का माहौल था। रोहन बहुत खुश था कि उसकी जॉब लग गई है और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और इतना बड़ा पैकेज उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब उसको लगने लगा था कि वो अपने सपने पूरे कर सकता है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर सकता है और वो सारी खुशियां जो है, वो सारी चीजें जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लगभग 1 साल हो गया उसको जॉब करते, 1,20,000 की सैलरी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल। दोस्तों, फिर उसको नीड अराइज हुई गाड़ी की। बेसिकली वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऑफिस जाता था, बाकी उसके कुलीग्स जो है वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ऑफिस में आते थे, तो उसको थोड़ा सा शर्म महसूस होती थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो गाड़ी लेगा। बहुत विचार विमर्श करने के बाद जब फाइनली उसने जो गाड़ी है वो 15 लाख की गाड़ी जो है, अब मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसने 15 लाख की गाड़ी जो है वो फाइनल की। अब चूंकि उसको 1 साल हो गया था जॉब करते, थोड़ा बहुत सेविंग भी उसने कर लिया था। 5 लाख का उसने डाउन पेमेंट किया और 10 लाख का उसने लोन ले लिया। दोस्तों, 10 लाख का लोन उसको 9% इंटरेस्ट पे मिला, जो उसको 7 ईयर्स में रीपे करना था। 7 साल के अंदर उसको वो लोन है वो जो खत्म करना था। इसका ईएमआई जो वो बैठा उसको 16,000 पर मंथ का उसको ईएमआई पे करना पड़ रहा था। तो इसके बाद उसकी एक ब्रांड न्यू गाड़ी उसके घर में आ गई और उसका ईएमआई स्टार्ट हो गया 16,000। फ्रेंड्स, सैलरी 1,20,000, 16,000 ईएमआई कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा था। फिर 1-2 साल के बाद लगभग 2023 में अब उसने शादी करनी है। घर वालों का प्रेशर है कि भाई अब शादी कर ले, सेटल हो गया है तो शादी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, रोहन जो था वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं थी फैमिली के पास, बहुत ज्यादा एसेट्स नहीं थे। अब शादी करने के लिए भी एक्सपेंसेस होंगे और उनका फ्रेंड सर्कल भी काफी बड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, रिश्तेदारों में एक अच्छा रेपुटेशन है, अच्छी इमेज है। सबके चलते अब शादी करनी है, शादी में एक्सपेंसेस होंगे, बहुत ज्यादा सेविंग है नहीं। रिसेंटली अभी जॉब लगी है, 2 साल पहले जॉब लगी है, तो ऑन एन एवरेज 40 से 50,000 वो सेव कर पा रहा है। तो 10 से 12 लाख का जो है वो टोटल सेविंग रोहन के पास है, लेकिन शादी में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होंगे। दोस्तों, 20-25 लाख जो है वो एक्सपेंसेस कहीं नहीं गए। 25 से 30 लाख बड़े आराम से हो जाता है। मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेंसेस हैं और मतलब एक रिश्तेदारों में एक अच्छा रुतबा है अब रोहन का, तो अब थोड़ा सा एक्सपेंसेस उस हिसाब से ज्यादा भी रहेंगे क्योंकि हर चीज अच्छे वे में करनी है, अच्छे से हर चीज। रोहन ले लेता है पर्सनल लोन और पर्सनल लोन लेता है 20 लाख, क्योंकि 7 से 8 लाख उसका जो है वो सेविंग है उसके पास। और शादी का टोटल एक्सपेंसेस प्लस हनीमून पे जाना है 5 से 7 दिन का एक इंटरनेशनल ट्रिप है छोटा सा, तो उसमें भी 2-3 लाख रुपया उस पे हो जाएगा, प्लस शॉपिंग एक्स्ट्रा है इसके अलावा, तो 25 से 30 लाख बड़े आराम से जो है वो हो जाएगा। तो अब 20 लाख का लोन रोहन लेता है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी रोहन की ईएमआई 16,000 थी, 20 लाख का नया लोन उसमें ऐड हो गया जिसपे इंटरेस्ट जो था वो 12% इंटरेस्ट था और उसका ईएमआई फ्रेंड्स हो गया 35,000 ईएमआई प्लस 16,000 ऑलरेडी चल रहा है, दैट इज इक्वल टू 51,000। अभी तक सब सही चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। 1,20,000 की सैलरी है, प्लस अगर उसमें से 51 to 55,000 अगर ईएमआई देना भी पड़ रहा है तो कोई इशू नहीं है। 40-50,000 तो रोहन ऑलरेडी सेव कर रहा है, अब उसका कुछ पोर्शन उसका ईएमआई में चला जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बहुत बड़ी बड़ी चीजें लाइफ में हो चुकी हैं उसकी, एक बहुत अच्छी ब्रांड न्यू कार उसके पास है, शादी हो चुकी है, नाउ ही इज सेटल्ड पूरी तरह से। दोस्तों, कहानी शुरू होती है अब वो एक पुराने घर में रह रहे हैं विद फैमिली। वाइफ के आने के बाद थोड़ा नीड अराइज हुई कि एक नए घर में शिफ्ट करना चाहिए, नया घर लेना चाहिए, और अब तो सैलरी भी अच्छी है, क्यों ना एक नया घर लिया जाए। तो कुछ एक पीस ऑफ लैंड था रोहन के पास, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, तो उसने डिसाइड किया वो यहाँ पे घर बनाएगा। दोस्तों, घर बनाने के लिए अब सेविंग्स तो है नहीं, ऑब्वियसली होम लोन लेना है, तो रोहन ने डिसाइड किया वो होम लोन लेगा। दोस्तों, आजकल आपको पता है मकान पे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, नॉर्मली 50-60 लाख तो कहीं नहीं गए। 50-60 लाख तो एक बहुत ही मीडियम लेवल का घर बनाएंगे तो 50 से 60 लाख जो है वो आपको खर्च करना है। तो रोहन ने डिसाइड किया वो 50 लाख का लोन लेगा और 5 से 10 लाख वो कहीं आगे पीछे से अरेंज कर लेगा, थोड़ी बहुत सेविंग या थोड़ा बहुत पेरेंट्स से आगे पीछे से। तो 50 लाख का लोन रोहन ने ले लिया। अब 50 लाख का लोन जो उसने रीपे करना है 30 ईयर्स में और उसका इंटरेस्ट रेट है 8.5, और इस नए लोन की ईएमआई बन जाती है फ्रेंड्स 40,000।
40,000। जैसा कि हमने देखा, रोहन ऑलरेडी 52 to 55,000 ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहा था। अब उसमें नई ईएमआई ऐड होगी 40,000, टोटल ईएमआई हो गया 90,000। रोहन की सैलरी है 1,20,000। थोड़ा बहुत हाइक मिला उसको जॉब लगने के बाद, अब 2-3 साल हो चुके हैं, तो 10 से 12,000 का आप मान लीजिए कि उसको हाइक मिल गया। तो 1,30,000 की सैलरी में अब वो 90,000 जो है उसका ईएमआई में जा रहा है। उसके पास जो नेट जो उसके पास बचता है दैट इज 40,000। अब उस पर भी टैक्सेस लगेंगे साल के बाद, मतलब वो एक अलग कहानी है, फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी तक हमने जो समझा 1,20,000 रोहन की सैलरी है, जो बढ़ के अब 1,30,000 हो चुकी है। टोटल लोन्स रोहन के पास 3 है। एक 10 लाख का कार लोन है, 20 लाख का पर्सनल लोन है और 50 लाख का हाउसिंग लोन है, होम लोन है। टोटल लाइबिलिटी जो उस पर हो गई है 50, 20 और 10, लगभग 80 लाख की टोटल लाइबिलिटी रोहन के सर पे है, जिसका वो ईएमआई दे रहा है 90,000 टोटल ईएमआई उसकी जेब से पर मंथ जा रहा है। अब इसके अलावा होता क्या है, अब उस तरह का लाइफस्टाइल था, 1,30,000 की सैलरी थी, एक नेटवर्क वैसा था, फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा, तो एक्सपेंसेस भी थोड़े बढ़ चुके थे। अब जहां पे रोहन पहले 30 to 40,000 में वो हर मंथ जो है वो खर्चा कर लेता था, लेकिन अब उसके शादी होने के बाद 1000 तरह की लाइबिलिटीज बढ़ गई। अब उसके एक्सपेंसेस जो है वो 50 to 60,000 पर मंथ के हो चुके हैं। अब उसको थोड़ी सी किल्लत महसूस हो रही है, क्योंकि एक साइड 90,000 ईएमआई जा रहा है और बचे हुए 40,000 में पूरा महीना निकाल पाना रोहन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, इन सबके चलते रोहन को एक 5 लाख का क्रेडिट कार्ड थमा दिया जाता है। अब उससे होता यूं है कि जब भी मंथली एक्सपेंडिचर एक्सीड करते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेता है। जब भी कहीं शॉपिंग मॉल में गए या कहीं शॉपिंग करनी है तो आपके पास एक जब ऑप्शन रहता है तो आप वो कर लेते हो, इजीली कर लेते हो। घर से आप बेशक डिसाइड करके गए होते हो कि आप नहीं क्रेडिट कार्ड को भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन अब जब उस पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, सामने आपकी जो ब्रांडेड आइटम्स पड़ी हैं, तो आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो आप उस मतलब ट्रैप में आ जाते हैं, आप खरीद लेते हैं। वो तो घर आके आपको रियलाइज होता है कि आपने क्या कर दिया। बस ऐसा ही कुछ हो रहा था रोहन के साथ। 5 लाख की लिमिट में ऑन एन एवरेज उसका जो डेबिट बैलेंस है वो 2.5 से 3 लाख जो है वो रहने लगा। अब क्रेडिट कार्ड के बिल्स, ऑलरेडी चल रही ईएमआई, तो टोटल जो पर मंथ जो उसको पेएबल था, जो उसने रीपे करना था, टोटल जो ईएमआईज प्लस इंटरेस्ट सारा मिला के लगभग 1 लाख हो चुका था। दोस्तों, रोहन की सैलरी 1,30,000, टोटल ईएमआईज प्लस इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एंड बिल्स जो भी है, 1 लाख उसको वो देना पड़ रहा है। तो इस तरह से रोहन अब है बहुत बड़े डेट ट्रैप में, क्योंकि अब उसके लिए 30,000 बचे हुए 30,000 में सारे एक्सपेंसेस कर पाना, पूरी फैमिली को रन कर पाना, एंड घर के खर्चे एंड एवरीथिंग, मेडिकल बिल्स, पता नहीं क्या क्या, वो 30,000 में कर पाना अब बहुत टफ हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। रोहन अब थोड़ा डिप्रेशन में रहने लगा है, वो कंटिन्यूस अब सोच में रहने लगा। अब वो पहले वाला रोहन नहीं रहा, वो हर टाइम एक सोच में है कि कैसे इस डेट ट्रैप से निकले, कैसे इस जंजाल से बाहर निकले जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुका है। अब वो डिप्रेशन में रहने लगा, ड्रिंक करने लगता है, उसके साथ बहुत सारी लाइफस्टाइल इश्यूज जो है वो उसको आने लगे हैं, लाइक उसको बीपी का इशू रहने लगा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। अब दोस्तों, ये क्यों हुआ रोहन के साथ, और आप में से आप जितने भी, और ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है दोस्तों, ये कहानी लगभग हर 4th पर्सन, हर 5th पर्सन जो एक सैलरीड क्लास से बिलोंग करता है, जिसको मंथली सैलरी मिलती है, ये कहानी लगभग हर उस इंसान की है। हर घर में कोई ना कोई रोहन है, कहीं ना कहीं हम एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि आखिर रोहन ने गलती क्या की, रोहन की गलतियां क्या रही, रोहन को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, सबसे पहली गलती रोहन की ये रही थी कि शो ऑफ, कंपटीशन में आके एक लैविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। दोस्तों, गाड़ी अगर थोड़ा डिले हो सकती थी तो कर सकता था रोहन, या फिर गाड़ी कोई सस्ती भी ली जा सकती थी। अगर 5 से 6 लाख की वो गाड़ी ले लेता कोई, जिसका ईएमआई 4 से 5,000, 5 से 6,000 ईएमआई रहता, तो बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता। या उसके पास जो उसने डाउन पेमेंट की 5 लाख की, तो 5 लाख में भी कोई गाड़ी ली जा सकती थी, पर रोहन ने 15 लाख की गाड़ी लेने का डिसाइड किया। दोस्तों, उसके बाद दूसरी उसकी जो गलती है वो है पर्सनल लोन का लेना। दोस्तों, पर्सनल लोन, नो डाउट उसने शादी की, बट हाँ, हम
एक सोसाइटी में, समाज में दिखावे के चक्कर में अपने आप को डेट ट्रैप में इतना फंसा देते हैं। 20 लाख का खर्चा ना करके अगर हम 10 ही लाख में मैनेज करने की कोशिश करते हैं, 10 लाख में भी अच्छी शादी हो सकती थी। हाँ, उतना एक लैविश नहीं होता, लोग वैसी बातें नहीं कर रहे होते कि बहुत अच्छी शादी की, मजा आ गया, बहुत बढ़िया था। हाँ, लोग बातें करेंगे कि हाँ ठीक है, कंजूसी कर दी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट नहीं था। पर लोगों का क्या है फ्रेंड्स, लोग तो बातें करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। अब लोगों को प्लीज कर लो या फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधार लो, दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती रही होम लोन लेना। होम लोन थोड़ा डिले कर सकते थे, या फिर फ्रेंड्स क्या रोहन रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रह सकता था। अगर मंथली अगर कहीं आपको 10 से 12 हजार रेंट देके 2-3 BHK आप ले सकते हैं। 2 BHK एक नॉर्मल जगह पे आप ले सकते हैं 10 से 12 हजार पर मंथ रेंट पे। बहुत अच्छे पॉश एरिया में नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा कम पॉश होगा, वहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। दोस्तों, क्या होता अगर रोहन रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहा होता, 10 से 12 हजार उसका जो है वो मंथली रेंट वहां पे जा रहा है, कार की EMI नहीं होती, पर्सनल लोन अगर उसने 10 ही लाख लिया होता तो 15,000 के अप्रॉक्स उसकी EMI होती। तो टोटल जो लाइबिलिटी है वो रोहन की मंथली जो उसने रीपे करना है वो 25 से 30 हजार होता। अब 30 हजार की सैलरी में अगर 25 से 30 हजार रोहन कहीं EMI में दे रहा है, उसकी बिल्स इंटरेस्ट वगैरह में जा रहा है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। 1 लाख उसके पास होता जो वो बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता कहीं पे, मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करता, SIPs लेता, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता, अच्छी पॉलिसीज लेता, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता, FDs कुछ अमाउंट FDs में करवाता, PPF में इन्वेस्ट कर सकता था, तो एक एसेट बिल्ड कर सकता था। मुझे लगा जो रोहन की सबसे बड़ी गलती है कि उसने लोन्स लिए मतलब अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, ना कि कोई एसेट बिल्ड करने के लिए। दोस्तों, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं लोन लेने के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि लोन्स आपको कम से कम लेना चाहिए। तो अगर लेना है तो आपको एसेट बिल्डिंग के लिए लेना है। मतलब आपने कोई पर्सनल लोन लिया, उसका कहीं पीस ऑफ लैंड आपने परचेज किया है, और उस पीस ऑफ लैंड की जो वैल्यू है वो जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो एप्रिशिएट करेगी आने वाले टाइम में, वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाली है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को के लिए अगर आप लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट, हाँ हाउसिंग लोन को कुछ हद तक मैं फिर भी ठीक मानूंगा कि चलो ठीक है, एक एसेट आपने बिल्ड किया। बट आप दिमाग से सोचिए, क्या आप घर बेच सकते हैं कल को? आप कहीं फाइनेंशियल, इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी भी सिचुएशन में, क्या आप घर बेच सकते हैं चाहे वो 10 करोड़ का ही क्यों ना हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब वहां पे आप सेटल्ड है, पूरी फैमिली वहां पे रह रही है, उसको आप सेल आउट नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको घर जो है वो कमा के तो नहीं दे रहा ना, पैसा अर्न करके तो नहीं दे रहा ना। तो एक तरह से मैं उसको लाइबिलिटी ही मानूंगा। नो डाउट इट्स एन एसेट। बट मेरा मानना है कि पर्सनल एक्सपेंसेस, या फिर जिसको हम कहेंगे कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक लैविश लाइफस्टाइल, एक दिखावे के चक्कर में कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, आईफोन है, बड़ा घर है, बहुत बड़ी शादी की है, इन सब चीजों के लिए अगर आप लोन लेते हैं और जब आपका सैलरी उतना नहीं है, जब आप सैलरी क्लास से बिलोंग करते हैं, मतलब सीधा सा फंडा है, आप इन एनी केस आप जो है आपका EMI है जो आपकी सैलरी से 40% ज्यादा तो इन एनी केस नहीं होना चाहिए। मान लो अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 40,000 से ऊपर आपको EMI नहीं देना है इन एनी केस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब आपकी सैलरी 1 लाख है और आप 70,000 80,000 EMIs में ही दे रहे हैं, तो मतलब इससे बड़ा सिन, इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। आप अपने साथ जो आप कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ जो आप कर रहे हैं, तो सीधा सा फंडा है, लोन्स उतने ही लीजिए। इवन मैं कहूंगा जहां पे एसेट बिल्डिंग भी है, जहां पे आप लोन कोई एसेट बनाने के लिए कर रहे हैं, लाइक कोई पीस ऑफ लैंड या कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, उस केस में भी आपका जो EMI है वो 50% से ऊपर इन एनी केस नहीं होना चाहिए। तो बाकी पर्सनल एक्सपेंसेस या एक लैविश लाइफस्टाइल या एक लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो फिर तो आपका ऊपर वाला ही, क्या कहूं मैं। तो आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग लोन्स, बट हाँ बहुत इमरजेंसी है, बहुत जरूरत है, आप पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ले सकते हैं, बट उसका जो रेशो बहुत कम होना चाहिए। मान लो दिखावे के चक्कर में ना लें, मतलब आपको शादी करनी है, जो शादी 30 लाख में हो सकती है, ट्राई टू डू इट इन 15 लाख, 10 से 15 लाख में उसको निपटाने की कोशिश करें। लोगों की परवाह नहीं करें, कुछ तो लोग कहेंगे, बट लोगों के चक्कर में आप अपने आप को उस जंजाल में, आपको पता है कि ऑन एन एवरेज पर ईयर कितने लोग सुसाइड करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन डेट ट्रैप। आप ये गूगल कीजिए, ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हर साल सुसाइड करते हैं क्योंकि वो इस लोन, EMI और डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। इससे निकलने का कोई चारा नहीं होता, कहीं पे कोई है नहीं। और जब ये पीछे पड़ते हैं, ये बैंक्स एंड प्राइवेट कंपनीज जब ये अपनी रिकवरी के लिए पीछे पड़ेंगे तो बंदे के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखता उसको। तो
दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द कंडीशन. सो आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग लोन्स, बट हाँ, अगर लोन्स लेने हैं आप एसेट बिल्डिंग के लिए लीजिए. इस लोन इस EMI ट्रैप में मत आइए, इस ट्रैप में मत फंसिए. ये बहुत ऐसे इस ट्रैप में फंसा, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी मैं मानूंगा कि मतलब एक्सेस टू इजी क्रेडिट, कि लोन्स बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब बहुत आसानी से लोन मिल जाते हैं. मतलब मार्केटिंग बहुत बड़े लेवल पे हो रही है. आपको दिन भर कितने कॉल्स आएंगे होम लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए. सर आपका 5 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, आपका 10 लाख का लोन सैंक्शन हो गया, आपको कुछ नहीं करना है. मतलब इतना इजीली अवेलेबल हो जाना क्रेडिट का, लोन्स का भी सबसे बड़ा कारण है. क्रेडिट कार्ड की कंपनीज आपको कितने फोन करती होंगी दिन में. तो ये भी एक रीजन है. मतलब वो एक टाइम था लोन लेने के लिए बैंक में जाना पड़ता था और महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे, इतनी फॉर्मेलिटीज, इतने डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ नहीं. आज का तो ऐप पे लोन मिलेगा आपको, जस्ट आप क्लिक करेंगे आपके अकाउंट पे तो पैसे क्रेडिट होंगे. तो दिस इज द रीजन कि मतलब इतना इजीली अवेलेबल है कोई चीज, और ऊपर से मार्केटिंग ब्रांडिंग इस तरह से की गई है कि मतलब आप उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते. आपको इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है कि लोन्स लेना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आईफोन लेना है कोई इशू नहीं है, 0 कॉस्ट EMI पे आपको आईफोन दे देंगे हम, कुछ नहीं करना है आपको. मतलब इस तरह की चीजों से जब आपको अट्रैक्ट किया जाता है, आप कितना भी चाहकर उस ट्रैप में नहीं चाहते हुए भी फंस जाते हो. मतलब नहीं जाना चाहते हो, बट उसका मतलब आप उसके बियॉन्ड सोच भी कैसे पाओगे, क्योंकि एक मार्केटिंग ही उस हिसाब से हो रही है. एडवर्टीजमेंट्स जो चल रही हैं, आप कहीं मॉल्स में जाओगे वहां जो एडवर्टीजमेंट चल रही है, कोई चीज आपको आईफोन मान लो आपको पसंद आता है, पर आपको पता आपकी जेब में पैसे नहीं है. द मोमेंट आप ये सोच ही रहे होते तो क्रेडिट कार्ड का एक सेल्समैन आपके पास आ जाएगा, सर कोई इशू नहीं है, आप 0 कॉस्ट EMI बस ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको इजीली इतना डिस्काउंट, इतने ऑफर्स, इतना. तो उसके बियॉन्ड आप कहां जाओगे, कैसे सोचोगे. एक पूरा इकोसिस्टम ही वैसा बना हुआ है. ये मतलब कंपनीज का बिजनेस है लोन सेल करना, उसी हिसाब से वो मार्केटिंग कर रही है. बट फायदा उनका हो रहा है, नुकसान में अगर कोई आ रहा है वो है आप. तो समझदार बनिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं ये अपने साथ और अपने बच्चों के साथ. जो है वो एक सवाल उठता है कि अब इस ट्रैप से कैसे निकला जाए. दोस्तों मुश्किल है, नो डाउट इट्स टफ. अब इस ट्रैप से कैसे निकले. अब जो गलतियां आप कर चुके हैं, जो लोग ये गलती कर चुके हैं, अब उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ हद तक जो है वो इसको मिटिगेट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना पेन जो है वो कम कर सकते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप अभी तक इस ट्रैप में नहीं फंसे हैं तो संभल जाइए, तो रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए, ठीक है ना. तो अगर आप फंस चुके हैं तो आप कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स. अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कीजिए. सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, अपना अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए, हर मंथ जो आप खर्चा करते हैं उसको आप डायरी पे नोट कीजिए, एक्सेल में पूरा डिटेल, और उस चीज को कंट्रोल कीजिए कि कहां पे आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप 10 से 15% भी उसको करने में कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं तो इट्स अ बिग अचीवमेंट. तो वो पैसा जो आपका बचता है वो आप अपने लोन्स खत्म करने के लिए यूज कर सकते हैं. और लोन्स कौन से खत्म करने हैं फ्रेंड्स. कुछ अच्छे लोन्स हैं, कुछ खराब लोन्स हैं. होम लोन्स को मैं थोड़ा अच्छे लोन्स की कैटेगरी में मानूंगा. जो भी लोन्स हैं जिनका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, उसको आप लेटर में रखिए, मतलब बाद में पे करने के लिए रखिए. सबसे पहले जो आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपका पर्सनल लोन्स जो आपके पास जिनका हाई इंटरेस्ट रेट है, क्रेडिट कार्ड पे तो बहुत इंटरेस्ट रेट होता है, इवन पर्सनल लोन पे आपको 12 से 13% इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है. तो सबसे पहले इन लोन्स को टारगेट करें, सबसे पहले इनको खत्म करने की कोशिश करें. होम लोन को थोड़ा डिले कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, और उसके बाद कार लोन. तो इस तरह से आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसको आपको खत्म करना है, दूसरे नंबर पे आपका पर्सनल लोन होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आपका कार लोन रिलेटेड जो लोन्स हैं वो होने चाहिए, और लास्ट में आपका हाउसिंग लोन होना चाहिए. तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में. डिसिप्लिन इस तरह से कि अपने जो एक्सपेंसेस को ट्रैक करें, उन सारी चीजों को मॉनिटर करें, और कोशिश करें जहां पे आप ये एक्सपेंसेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कितना किस हद तक. अगर 5 से 10% भी आप कंट्रोल कर पाए, वही जो पैसा है वो आप यूज करें रीपे करने में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स. वो जब खत्म हो जाए फिर आप आए अपने पर्सनल लोन्स पे. तो ग्रेजुअली धीरे धीरे कोशिश करें इनका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो रिड्यूस करने की, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल के अंदर ये क्लोज हो जाए और फिर से आप किसी नए डेट ट्रैप में ना आए. हाँ, अगर जरूरत पड़े तो एसेट बिल्डिंग के लिए आप लोन लें, लेकिन ध्यान रहे आपका जो नेट EMI है, जिसको हम कहते हैं कि नेट मंथली इनकम जो है, उससे 40% ऊपर इन एनी केस नहीं होना चाहिए. हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी डील है, अगर कहीं बहुत अच्छा पीस ऑफ लैंड जो आपको मिल रहा है जिसमें अच्छी लिक्विडिटी है, कभी भी आप बेचना चाहें आप बेच सकते हैं, तो उस केस में आप 50% तक जा सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट. 50% मतलब अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो उसका 50,000 से ज्यादा EMI आप नहीं देंगे इन एनी केस. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं ये वीडियो. इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं. और हाँ, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज कमेंट अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं. सो इसी के साथ गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.